वेलकम टू वी कुमार्स अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे क्रोनोलॉजिकल तरीके से तैयार करें, कैसे उसको इजी और इंटरेस्टिंग बनाएं और कैसे उससे यूपीएससी की हर एक परीक्षा में मार्क्स को सिक्योर करें। इसी सीरीज में आज हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर 2020 के बाद से सभी परीक्षाओं में यूपीएससी के लगभग देखा जाता है, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या सिविल सर्विसेज हो। और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा को काफी बुक्स में हम नहीं देखते हैं और काफी स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। इसका कारण होता है कि इस चैप्टर का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, और डाइवर्सिफाइड इसलिए है क्योंकि ये एरा बहुत बड़ा एरा है। कैसे बहुत बड़ा है और डाइवर्सिफाइड क्यों है? क्योंकि इस एरा के अगर मैं काल की बात करूं, स्पेन की बात करूं, ड्यूरेशन की बात करूं, तो ये एरा लगभग 6 लाख बीसी से स्टार्ट होता है, 6 लाख बीसी से, और 6 लाख बीसी टू 1850 बीसी तक जाता है। तो लाखों वर्षों का इतिहास, लाखों वर्षों का हिस्ट्री हम इस प्री हिस्टोरिक एरा में पढ़ते हैं। इसलिए काफी ज्यादा इसको निरस मान लिया जाता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं आता बहुत ज्यादा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन इससे सिविल सर्विसेज के प्री में जब से आना स्टार्ट हुआ है तो लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन इससे आ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है। और आइए आज हम इस चैप्टर को तैयार करते हैं कि कैसे क्रोनोलॉजिकल तरीके से इस चैप्टर पे पकड़ बनाएं और क्या क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना पेपर में हो सकती है। तो जब भी आप इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक पेन और एक पेपर, कुछ पेपर अपने साथ रखें कि जो भी मैपिंग वगैरह हम यहाँ बनाएंगे उसको आप साथ साथ मैप करते चलें। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्री हिस्टोरिक एरा के विषय में पढ़ने की या फिर उसके विषय में कहीं क्लासेस वगैरह और देखने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, प्री हिस्टोरिक एरा को हम अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड चैप्टर है, तो इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको 4 एजेस में डिवाइड करते हैं, 4 एजेस में डिवाइड कर लेते हैं कि इसको आसानी से हम क्या कर सकें, इसको इस पर पकड़ बना सकें और इसको इंटरेस्टिंग बना सकें। तो देखिए, फर्स्ट जो इसमें एज है वो पैलियोलिथिक एज है, और पैलियोलिथिक एज ये लगभग जो एज है ये 6 लाख बीसी से स्टार्ट होती है और लगभग 10,000 बीसी तक जाती है। उसके बाद हम मीसोलिथिक एज पे आ जाते हैं। मीसोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण काल है। और प्यारे बच्चों, जो मीसोलिथिक एज है वो एक ट्रांजिशन एज है, एक संक्रमण काल है, एक ट्रांजिशन एज है, ट्रांजिशन हिस्ट्री है। किन दो एरास के, नियोलिथिक एज और पैलियोलिथिक एज के बीच का जो इतिहास है, जो दोनों में समान कुछ गुण हैं, वो किस में पाए जाते हैं, मीसोलिथिक एज में पाए जाते हैं। इसको इसलिए मध्य पाषाण युग बोला जाता है। और इसके कालक्रम की अगर मैं बात करूं तो आप इसको 10,000 बीसी से स्टार्ट कर सकते हैं, और 10,000 बीसी से प्यारे बच्चों ये लगभग 4,000 बीसी तक जाता है। कुछ पुस्तकों में 6,000 बीसी तक इसको डिनोट किया हुआ है, ये वहां तक जाता है। उसके अलावा न्यूलिथिक एज की बात करें तो न्यूलिथिक एज नव पाषाण युग है, और नव पाषाण युग को हम अगर कैटेगराइज करते हैं तो ये युग लगभग 6,000 बीसी से स्टार्ट होता है, और 6,000 टू लगभग 2,500 बीसी तक जाता है, 2500 बीसी तक ये चलता है। और आगे चलते हैं चालकोलिथिक एज। तो चालकोलिथिक एज की बात करेंगे तो ये लगभग 3,000 बीसी से स्टार्ट होता है, 3,000 बीसी से, और लगभग 1850 बीसी तक जाता है। लेकिन कुछ जो पुस्तकें हैं उनमें हम ये भी देखते हैं कि ये एरा लगभग 500 बीसी तक चलता रहता है। और ये वेरिएशन क्यों है कि कुछ पुस्तकों में इतना कालक्रम है, कुछ पुस्तकों में इतना, क्योंकि इस युग का जो इतिहास है, इस एरा का जो हिस्ट्री है प्यारे बच्चों, वो ठोस एविडेंसेस पे बेस्ड नहीं है, वो फॉसिल पे बेस्ड है। जो फॉसिल्स हमें मिले हैं उस पे बेस्ड है। और क्योंकि इस एरा का पूरा हिस्ट्री एविडेंसेस एंड इमेजिनेशंस पे बेस्ड है, तो डेट्स वाई हम इसके कालक्रम को थोड़ा सा निर्धारित करने में हमें थोड़ी सी इसमें क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन या वेरिएशन देखने को मिल जाता है अलग अलग पुस्तकों में। ठीक है। अच्छा, आप यहां जो देख रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि इस प्री हिस्टोरिक एरा को हमने 4 पार्ट में किस बेस पे डिवाइड किया हुआ है, किस आधार पे डिवाइड किया हुआ है, तो उसके पीछे में भी मैं लॉजिक बता देता हूं। इसको हमने प्यारे बच्चों ह्यूमन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और उसके फिजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है। जैसे पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे हुई, ह्यूमन का इवोल्यूशन, मतलब ह्यूमन आया कैसे। उसके बाद मीसोलिथिक एज में आएंगे तो हम पाएंगे कि ह्यूमन ने अपने टूल्स को कैसे विकसित किया, अपने जीवन को कैसे थोड़ा आसान बनाया, और ह्यूमन ने अपने जीवन में क्या क्या चीजें ऐड कर ली। उसके बाद न्यूलिथिक एज में आएंगे तो आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं,
नव पाषाण काल है, यानी होमो सैपियंस सेपियंस ह्यूमन इस एरा में आ चुका था। जो आज का मॉडर्न मैन है, मॉडर्न ह्यूमन है, वो इस एरा में आ चुका था। और चैल्कोलिथिक एज की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि इस समय तक आते आते ह्यूमन ने एक न्यू मेटल, मतलब जो पहली मेटल है उसकी भी खोज कर ली है, और उसका यूज वो अपने डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं उसमें कर रहा है। उस मेटल का नाम है ताम्र, मतलब कॉपर यानी चाल्को उस मेटल का नाम है। तो उस बेसिस पे हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए, इसको हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा जो पहला इसमें सेगमेंट होगा, या पहला जो हमारा इसमें पड़ाव होगा, डेस्टिनेशन होगा, वो होगा पैलियोलिथिक एज। तो आइए पैलियोलिथिक एज को मैं स्टार्ट कर देता हूं, और इसके लिए मुझे ये सब मिटाना होगा कुछ समय के लिए, और फिर धीरे धीरे हम इनको क्रोनोलॉजिकल तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो पैलियोलिथिक एज, क्योंकि ये भी हिस्ट्री छोटी नहीं है, 6 लाख BC टू लगभग 10,000 BC तक है, तो डेट्स वाई पैलियोलिथिक एज को भी हम 3 एजेस में डिवाइड करते हैं। और फर्स्ट एज इसमें जो आती है वो लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसको हम निम्न पाषाण काल बोलते हैं। और ये एज लगभग 6 लाख BC से स्टार्ट होती है, 6 लाख BC से, और लगभग 1.5 लाख BC तक जाती है। और इस एरा का हिस्ट्री हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। उसका कारण यह है कि पूरा लोअर पैलियोलिथिक एज किस में स्पेंड हुआ है? आइस एज में। यानी इस टाइम पर पूरी अर्थ पे क्या थी? बर्फ से ढकी हुई थी, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा एडवर्स थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, ह्यूमन नर्चर कर ही नहीं सकता था, डेवलप हो ही नहीं सकता था। तो डेट्स वाई प्यारे बच्चों लोअर पैलियोलिथिक एज में एक्टिविटीज का ज्यादा हमें पता नहीं है। आगे जो दूसरा इसमें एरा हमने देखा है वो हमने मिडिल पैलियोलिथिक एज रखा है, मिडिल पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। और मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे हम तो इसको मध्य पाषाण एरा बोलते हैं। और इसके कालक्रम की बात करूं, इसके टाइम की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख BC से स्टार्ट होता है, BC से, और जाता है कब तक? 35,000 BC तक ये चलता है। उसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट हमने एरा रखा हुआ है विच इज द हायर पैलियोलिथिक एज, जिसको हम हायर यानी अपर पैलियोलिथिक एज भी बोल देते हैं। उसके टेन्योर की बात करें तो ये लगभग 35,000 BC से स्टार्ट होता है और लगभग 10,000 BC तक जाता है। मैं बार बार लगभग कह रहा हूं क्योंकि टेन्योर और ड्यूरेशन इसका बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं है, सब कुछ एविडेंस और इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो इस तरह से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें लोअर पैलियोलिथिक एज को हम क्विट करेंगे और मिडिल पैलियोलिथिक और हायर पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे। चलते हैं आगे। तो पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, पाषाण काल, पाषाण बोलते हैं पत्थर को, और लिथिक मतलब बोलते हैं जो लिथिक्स होते हैं उसको पत्थर बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टोन एज इसको हम कह सकते हैं कि ये एक स्टोन एज है, यानी प्रस्तर युग है, पत्थर का युग है। पत्थर का इसमें टूल्स की तरह जो ह्यूमन है उसने यूज किया होगा। तो देखते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों पैलियोलिथिक एज को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे सामने जो आता है वो सर रॉबर्ट ब्रूसफुट का आता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट, पीसीएस में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, लगभग स्टेट्स पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सर रॉबर्ट ब्रूसफुट एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और एक जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट। फर्स्ट टाइम इंडिया में इन्होंने जो प्री हिस्टोरिक एरा है उससे संबंधित डिगिंग स्टार्ट कराई। डिगिंग 2 तरह की होती है, हिस्टोरिकल डिगिंग, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल डिगिंग को स्टार्ट करवाया, और ये जो डिगिंग स्टार्ट हुई प्यारे बच्चों, ये एक रिवर कोलीडैम रिवर है जो तमिलम रीजन में पड़ती है, कोलीडैम रिवर, वहां पर ये डिगिंग स्टार्ट हुई। और इसके उत्तर में अगर हम देखें नॉर्थ में तो अतीरम पक्कम है, एक जगह है अतीरम पक्कम, वहां पर डिगिंग स्टार्ट हुई इससे संबंधित। और साउथ की बात करें तो यहां पर एक जगह है पोल्लवरम। तो पहली जो डिगिंग स्टार्ट हुई है इससे संबंधित वो पोल्लवरम में हुई है, और यहां से हमें काफी ज्यादा एविडेंसेस इस एरा के देखने को मिले हैं। इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि लोअर मिडिल पैलियोलिथिक एज के हैं, ये हायर पैलियोलिथिक एज के हैं, बस ऐसा बोल सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस इस रिवर के आसपास से हमें मिले। और ये एविडेंसेस क्या है प्यारे बच्चों? ये एविडेंसेस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एविडेंस है।
एविडेंस ये है कि आप जब भी किसी रिवर के आसपास जाते हैं तो वहां आप पत्थर देखते हैं बहुत सारे, और पत्थर की काफी ज्यादा वेराइटीज भी होती हैं। कुछ पत्थर होते हैं पूरे स्मूथ होते हैं चारों तरफ से, कुछ पत्थर होते हैं एक तरफ से स्मूथ होते हैं, पानी की रगस लग लग के स्मूथ हो चुके होते हैं, और दूसरी तरफ से थोड़े से रफ होते हैं। तो आपका भी मन करता है कभी कभी कि पत्थर उठाते हैं नदी के पास से और आप पानी में फेंकते हैं, जो वो टिप खा खा के जाता है। तो इस तरह से, या फिर क्या करते हैं, पत्थर उठाते हैं और पानी में फेंकने लगते हैं आप भी, क्योंकि एक पुराना कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसा, हम कह सकते हैं एक जेनेटिक है कुछ ऐसा कि हम ऐसा करने लगते हैं जब हमें पत्थर वगैरह कहीं दिखाई देता है। तो इसी बेसिस पे, उन पत्थरों के बेसिस पे ही हमने इसके काल को निर्धारण किया है, क्योंकि इस रीजन से हमें कुछ जो एविडेंसेस मिले हैं वो प्यारे बच्चों स्टोन के ही मिले हैं इस रिवर के आसपास से। जैसे हमें जो यहाँ से मिला है वो एक पेबुल स्टोन के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। पेबुल एक पत्थर होता है जो चारों तरफ से स्मूथ होता है और उसको उठा के पानी में फेंक सकते हैं, चारों तरफ से स्मूथ होता है, उसको पेबुल पत्थर बोलते हैं। तो पेबुल स्टोन यहाँ से काफी मिले हैं, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि उस टाइम पे ह्यूमन ने इस पत्थर का यूज हंटिंग में किया होगा, मारने में किया होगा। ठीक है, तो इसी के लिए, क्योंकि पेबुल स्टोन काफी मात्रा में हमने इस एरा में देखा है कि इस एरा में ह्यूमन ने पेबुल स्टोन का काफी ज्यादा यूज किया होगा, तो डेट्स वाई हम इस एरा को पेबुल सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। पेबुल सिविलाइजेशन किसके बेसिस पे बोलते हैं? केवल यहां से जो ये स्टोन्स मिले उसके कारण इसको पेबुल सिविलाइजेशन का नाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं तो वो इंडस की जो एक ट्रिब्यूटरी है सोहन रिवर, जो पाकिस्तान में आज के पड़ेगी, सोहन, यहां से कुछ एविडेंसेस मिलते हैं प्यारे बच्चों। और इस एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो ये एविडेंस जो है वो सोहन रिवर से मिलते हैं, और ये एविडेंस भी मेनली क्या है, स्टोन बेस्ड एविडेंसेस हैं, स्टोन बेस्ड टूल हैं। ये सोहन रिवर है, ध्यान रखिएगा, और ये इंडस है। और जो टूल्स हैं वो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें चॉपर है, चॉपर चॉपिंग स्टोन है एक तरह का, चॉपर चॉपिंग, जो एक तरफ से स्मूथ हो चुका है पानी की रगस के कारण और दूसरी तरफ से क्या है, रफ है। उसके अलावा यहाँ से हमें हैंडेक्स के कुछ एविडेंसेस मिले। हैंडेक्स मतलब कुछ इस तरह का एक पत्थर होता है प्यारे बच्चों कि एक तरफ से वो थोड़ा सा नुकीला सा होता है और दूसरी तरफ से थोड़ा ग्रिप बनाने के लिए मतलब उसको पकड़ सकते हैं, तो इसको हैंडेक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम हस्त कुठार बोल सकते हैं या कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, लेकिन पत्थर का है। ठीक है, तो ये एविडेंसेस हमें यहाँ से मिले। अब क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस हमें सोहन रिवर के आसपास से मिले हैं, तो डेट्स वाई हम पैलियोलिथिक एज को सोहन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस सोहन रिवर से मिले हैं, तो इसको सोहन सिविलाइजेशन भी इसको हम बोल देते हैं। उसके अलावा कुछ एविडेंसेस हमें मिर्जापुर के आसपास से मिले। मिर्जापुर काफी फेमस जगह है मिर्जापुर, और यहाँ एक बेलन वैली एक आसपास एक जगह है, वहां से हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, और वो भी एविडेंसेस मोस्टली किस पे बेस्ड हैं, स्टोन बेस्ड एविडेंसेस हैं। तो एक चीज हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है इस पैलियोलिथिक एज में प्यारे बच्चों कि जितने भी एविडेंसेस मिले हैं वो कहीं ना कहीं किससे मिले हैं, रिवर वैलीज से मिले हैं। तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि जो ह्यूमन है वो अभी कहां पर रह रहा है, रिवर वैलीज के आसपास रह रहा है। उसका कारण ये है कि रिवर वैलीज में पानी होता है, तो जो बड़े बड़े जानवर या छोटे जानवर कोई भी हो वो कहां पानी पीने के लिए आएंगे, रिवर्स पे ही पीने के लिए आएंगे। तो वहां पर जो शिकार है, जो हंट है, उसकी अवेलेबिलिटी है, हंटिंग की अवेलेबिलिटी है, यानी ह्यूमन को हंटिंग करने कहीं नहीं जाना, वो सीधे क्या कर सकता है, नदी किनारे कोई बड़ा जानवर आया है तो उसको बड़ा पत्थर उठाया और मार दिया। बड़ा पत्थर इसलिए क्योंकि बड़ा पत्थर लग जाता है, और बड़ा जानवर इसलिए क्योंकि बड़ा जानवर तेज नहीं भाग पाता, तेजी से मुड़ मुड़ा नहीं पाता, तो उसके पत्थर लग भी सकता है। तो यहां ध्यान रखना है कि पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन रिवर वैलीज में ही रहा करता था, उसके साथ साथ बड़े जानवरों का शिकार करता था, लार्ज एनिमल, बिग एनिमल्स का शिकार करता था, और किससे, बिग स्टोन से करता था। ठीक है, उसके साथ साथ यहां ध्यान रखना है कि ह्यूमन अभी होमोसेपियंस सेपियंस नहीं है। ह्यूमन एक हम कह सकते हैं एक दो पैरों पर चलने वाला ह्यूमन है, दो पैरों पर चलने वाला एक बानर टाइप अभी है, जो हमें एविडेंसेस फॉसिल्स के मिले हैं। जो फॉसिल्स हमें मिले हैं उस एविडेंसेस के बेसिस की अगर हम बात करें तो उस पर अभी ह्यूमन का जो ब्रेन है वो लगभग 500 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर का है, जो ह्यूमन का ब्रेन है। और 500 सीसी का ब्रेन आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकसित ब्रेन नहीं है, बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, बहुत कम विकसित ब्रेन है, बहुत ज्यादा डेवलप ब्रेन ये नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्ट्री है पैलियोलिथिक एज का जो हमें
पढ़ना है और जो हमें ध्यान रखना है। यहां से जो क्वेश्चन बन जाता है वो कई बार हमें क्या बन जाता है, एक साइट्स बन जाती हैं कि सोहन सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि सोहन से काफी एविडेंसेस मिले हैं। तो सोहन रिवर किस एज के एविडेंसेस को शो करती है, तो पैलेलिथिक एज को शो करती है। बाकी कोलिडैम रिवर आप इसको मैप में अपनी जो एटलस है उसमें जरूर देखिएगा। और हिस्ट्री में मैपिंग का, एंशिएंट हिस्ट्री मैपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में मैपिंग और क्रोनोलॉजी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से तैयार हो नहीं होगी और उस पर पकड़ भी नहीं बन पाएगी, हमारी ग्रिप नहीं बन पाएगी। उसके साथ साथ कोलिडैम रिवर, ठीक है, तमिलम रीजन में है, और पोल्लावरम, अतिरम, पक्कम इस एज के ही साइट्स हैं। उसके साथ साथ मिर्जापुर के आसपास जो बेलन वैली है वो भी इस एज की साइट है। अभी यहाँ ध्यान रखना है कि ह्यूमन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि फॉसिल्स दिखाते हैं कि उसका जो ब्रेन है वो लगभग 500 सीसी के आसपास का है, ठीक है, तो उसका डेवलप ब्रेन बहुत ज्यादा नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ अभी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि ह्यूमन अभी ना तो फैमिली में रहता है, वो अकेला रहता है, रिवर वैलीज के आसपास रहता है, ठीक है, और बड़े बड़े जानवरों की हंटिंग करता है, और उसका कोई काम नहीं है, मजे से अपना आराम कर रहा है। अभी क्लाइमेट इतनी ज्यादा फेवरेबल ह्यूमन के नहीं है कि ह्यूमन बहुत ज्यादा नर्चर हो सके, ठीक है, तो ह्यूमन ने ना एग्रीकल्चर कुछ स्टार्ट नहीं किया है, ह्यूमन केवल अभी हंटिंग पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से ये हमारा पैलेलिथिक एज है नटसेल में। आगे जो हमारा एज होगा वो कौन सा होगा, यू आर राइट, मीसोलिथिक एज। तो आइए चलते हैं मीसोलिथिक एज की तरफ। तो अभी हमने पैलियोलिथिक एज पढ़ा, और पैलियोलिथिक एज के बाद जो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था वो क्या होना चाहिए, मेसोलिथिक एज होना चाहिए, जिसको हिंदी में हम मध्य पाषाण युग बोलते हैं। और इसके अगर मैं कालक्रम की बात करूं, इसके अगर ड्यूरेशन स्पेन की बात करूं, तो ये लगभग 10,000 BC से स्टार्ट होता है, 10,000 BC से, और लगभग 6,000 BC तक जाता है। छोटा इतिहास है प्यारे बच्चों, क्यों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेसोलिथिक एज अ ट्रांजिशन एज, एक ट्रांजिशन एज है किस किस कौन कौन सी एज के बीच की, जो पैलेलिथिक एज है, पैलेलिथिक एज, और जो न्यूलिथिक एज है उसके बीच का एरा है ये वाला, इस एरा की बात करें, ये ट्रांजिशन एक एरा है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, मीसोलिथिक एज बोल देते हैं, मीसोलिथिक एज बोल देते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन जोन है। संक्रमण क्षेत्र। मीसोलिथिक एज तक आते आते हमें बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी एविडेंसेस कुछ मिल जाते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन, और वो एविडेंसेस क्या होते हैं, तो मैं फिर से एक मैप ड्रॉ करता हूं, और आइए मैप के माध्यम से इसको समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से जो हमें मेजर एविडेंस मिला है वो जगह है भीमबेटका, ये विंध्याचल रेंज में है, MP में, और आजमगढ़, इसको आदमगढ़ भी बोलते हैं। ये दो साइट्स हैं, और दोनों साइट्स कहां पर हैं, MP में हैं। और ये बेसिकली साइट्स क्यों फेमस हैं, क्योंकि ये दोनों केव्स हैं, ये गुफाएं हैं, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोनों गुफाएं यूनेस्को की हेरिटेज साइट में लिस्टेड हैं, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। यूं तो भीमबेटका और आदमगढ़ से हमें जो पिक्चर्स मिलते हैं वो काफी मॉडर्न एज तक के मिलते हैं, लेकिन अगर हम पुराने चित्रों की बात करें तो मेसोलिथिक एज के कुछ चित्र हमें भीमबेटका, आदमगढ़ से मिलते हैं। और यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि भीमबेटका और आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं वो इतनी अंधेरी हैं, इतनी डार्क हैं कि दिन में भी आप उनमें चित्रकारी नहीं कर सकते, मतलब दिन में भी प्रकाश नहीं है उनमें, ठीक है। उसके अलावा जो भीमबेटका, आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं आजमगढ़ की, इसमें जो चित्र बनाए गए हैं, जो पिक्चर्स बनाए गए हैं वो बर्न्ट बोन से बनाए गए हैं, जली हुई हड्डियों से। जैसे गांवों में नहीं देखते बच्चे कोयले से कुछ कुछ बना देते हैं दीवारों पर, या फिर जली हुई लकड़ी से कुछ कुछ बना देते हैं, तो उस तरह से चित्र बनाए गए हैं। तो एक चीज दिमाग में आपके क्लिक कर गई होगी कि इवोल्यूशन ऑफ फायर, क्योंकि बोन्स बिना आग के नहीं जल सकती, और बिना आग के यहाँ पे चित्रकारी करना भी संभव नहीं है, क्योंकि दिन में भी इन गुफाओं में अंधेरा रहता है। तो इवोल्यूशन ऑफ फायर किस एज में हो चुका होगा, मेसोलिथिक एज में हो चुका होगा। और ये एविडेंसेस हमें कहां से मिल रहे हैं, भीमबेटका एंड आजमगढ़ से मिल रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमें यहाँ से रेवोल्यूशनरी एविडेंस मिला है वो डिस्कवरी ऑफ फायर हमें यहां से मिला है, यानी आग का आविष्कार यहां हो चुका है। उसके साथ साथ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका, आजमगढ़ की जो गुफाएं हैं इनमें जो चित्र आपको मिले हैं वो कुछ इस तरह के चित्र हैं, इस तरह के कुछ पिक्चर्स हैं, दिस टाइप ऑफ पिक्चर्स, इस तरह के कुछ पिक्चर्स हैं, इस तरह के पिक्चर्स हैं। तो एक चीज हमें थोड़ा सा और देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों कि अब ह्यूमन है, एक है, दो है, इस तरह के और ह्यूमन है,
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन ह्यूमंस ने किसको घेरा हुआ है, एक एनिमल को घेरा हुआ है। ये काफी सारे ह्यूमंस इस तरह के दिखाए गए हैं जिनके हाथ में थोड़ा सा एक डंडा वगैरह भी है, उन्होंने एक एनिमल को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुप हंटिंग यहां तक आते आते स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पैलेलिथिक एज में हमने देखा ह्यूमन अकेला रह रहा है और नदी घाटियों में रह रहा है, रिवर वैलीज में रह रहा है। लेकिन टुवर्ड्स द मेसोलिथिक एज ह्यूमन थोड़ा सा डेवलप हुआ है, उसका ब्रेन डेवलप हुआ है, क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी सी फेवरेबल हुई हैं और अब ह्यूमन किस में रहने लगा है, ग्रुप में रहने लगा है। और ग्रुप में रह रहा है तो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, ग्रुप हंटिंग भी कर रहा है। अब वो ग्रुप हंटिंग कर रहा है, अब वो समूह में रह के क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों उसके इस ग्रुप हंटिंग में इस तरह का कुछ हमने क्या देखे, एनिमल्स देखे जो उसके पेट हैं, पेट एनिमल्स हैं, ठीक है। लाइक कुछ हमने बिल्ली वगैरह देखी है इस तरह की, ठीक है, बिल्ली के कुछ हमने चित्र देखे हैं। तो कहीं ना कहीं पेट जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है, जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है वो यहां से उसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब पशु वगैरह को पालना। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात इंपॉर्टेंट है। बात इंपॉर्टेंट ये है प्यारे बच्चों कि भीमबेटका आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं वो हमें ये शो करती हैं कि यहाँ जो एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया गया है, यानी पशुपालन जो स्टार्ट हुआ है वो एग्रीकल्चर के लिए नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई भी एविडेंस हमें मेसोलिथिक एज में नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो भी एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जिससे इमरजेंसी के टाइम में हंटिंग कर सकें। बारिश पड़ रही है काफी दिनों से, बारिश पड़ रही है तो हंटिंग पे जाना असंभव है, या मान लीजिए बीमार है ह्यूमन और हंटिंग पे वो नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा, जो उसने पेट पाला हुआ है उसी को क्या कर लेगा, मार लेगा और उसी को इमरजेंसी में रेनी डेज में उसको खा लेगा। तो एनिमल का डोमेस्टिकेशन नॉट फॉर एग्रीकल्चर के एनिमल का डोमेस्टिकेशन यहां नहीं किया गया है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एविडेंसेस जो हैं वो हमें इस एरा से मिल जाते हैं। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों और थोड़ा सा हम इसमें आगे चलें तो और कुछ एविडेंसेस इंडिया के दूसरे क्षेत्रों से मिल जाते हैं, जैसे अक्खज से मिल जाते हैं, राजस्थान में अक्खज है, लखनाज है, बलसाना है, इधर गुजरात से कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं। लेकिन वो हमारे लिए पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट नहीं है, पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट हमारे लिए भीमबेटका आदमगढ़ ही है। और ध्यान रखिएगा भीमबेटका आदमगढ़, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल मेसोलिथिक एज में इसके चित्र बने, मैंने अभी भी बताया ये ट्रांजिशन जोन है, इसके कुछ जो पिक्चर्स हैं वो पैलेलिथिक एज के हैं और कुछ पिक्चर्स इसके नियोलिथिक एज के हैं और कुछ पिक्चर्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन खुद में है तो हम कह सकते हैं मेसोलिथिक एज का एक बड़ा जो रेवोल्यूशनरी हमारे पास एविडेंस है वो भीमबेटका एंड आदमगढ़ ही है, ठीक है। और मेसोलिथिक एज की हम बात करें, क्योंकि यहां मैंने देखा भीमबेटका आदमगढ़ में जो पिक्चर्स बने हैं वो बर्न्ड बोन से बने हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों इसको सल्का कल्चर भी बोल देते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एविडेंसेस हमें बोन्स के मिले हैं। और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पैलेलिथिक एज में जितने भी टूल्स थे ह्यूमन के, टूल्स मतलब औजार, जितने भी औजार थे वो पत्थर के थे, लेकिन टुवर्ड्स द मेसोलिथिक एज उसके टूल्स में एक थोड़ा सा चेंज आया। अब वो टूल्स पत्थर के साथ साथ किसके होने लगे, बोन्स के होने लगे, एनिमल्स की हड्डियों के होने लगी, ठीक है। ह्यूमन थोड़ा सा भी नर्चर किया है। तो इस तरह से ये हमारा मेसोलिथिक एज था जो एक ट्रांजिशन जोन है। और यहाँ से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भीमबेटका आदमगढ़ है। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि वहाँ से जो एविडेंसेस मिले हैं वो किस किस को शो करते हैं, या पूछ लेता है डिस्कवरी ऑफ फायर। पीसीएस में तो पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ फायर किस एरा की बात है, किस एज की बात है और फर्स्ट एविडेंसेस उसके कहाँ से मिल रहे हैं। तो वो एविडेंसेस हैं मेसोलिथिक एज के और ये इसकी कुछ पॉपुलर साइट है और वो उसका ट्रांजिशन जोन का एक छोटा सा पिक्चर है। और ये पिक्चर्स कुछ इस तरह की पिक्चर्स हमें भीमबेटका आजमगढ़ से मिले। आपको मैप मेसोलिथिक एज का बनाना है तो बना लीजिए। और अब मेसोलिथिक एज के बाद हमारा कौन सा एज पे हम, जब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो नवपाषाण युग है, नियोलिथिक एज है, ठीक है। अब नियोलिथिक एज के अगर मैं काल को, इसके एज को मैं निर्धारित करूं तो लगभग 7000 BC से स्टार्ट होता है और लगभग 2500 BC तक ये जाता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि भाई जो मेसोलिथिक एज है वो 10,000 to 600 तक चला और ये 7000 में स्टार्ट हो गया। इसको थोड़ा समझिएगा प्यारे बच्चों, जब देश के कुछ यानी इंडिया के कुछ पार्ट्स में जब नियोलिथिक एज डेवलप हुआ उस टाइम पे काफी पार्ट्स में मेसोलिथिक एज ही चल रहा था प्यारे बच्चों। जैसे आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे असम में अभी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं आया जितना डेवलपमेंट दिल्ली में आ चुका है, ठीक है। जैसे दिल्ली में मेट्रो आ चुकी है 10 साल पहले आ चुकी है लगभग, और असम में अभी तक मेट्रो का कोई प्रावधान नहीं हुआ। मुझे लगता भी नहीं 4-5 साल आने वाले टाइम में उस NER नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेट्रो आएगी। तो देश के कुछ हिस्सों में विकास जल्दी हो चुका है, कुछ हिस्सों में विकास लेट पहुंचा। तो इसी तरीके से हम यही कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि नियोलिथिक एज मतलब
कुछ एरियाज में ये पहले आ गया, कुछ एरियाज में ये बाद में आया। अब न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक एज इसलिए बोलते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो हमें एक रेवोल्यूशनरी एक कह सकते हैं एविडेंस हमारे पास है या रेवोल्यूशनरी जो अचीवमेंट है वो ये है प्यारे बच्चों कि इस एरा तक आते आते होमो सेपियंस जो ह्यूमन है, यानी होमो सेपियंस जो है, यानी जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न ह्यूमन है उसका इवोल्यूशन हो चुका है। और मॉडर्न ह्यूमन के अगर हम स्काल्प की बात करें, स्काल्प की मस्तिष्क की बात करें, वो लगभग 1200 सीसी टू 2000 सीसी तक उसके स्काल्प का मेजरमेंट होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर तक। तो वो ह्यूमन न्यूलिथिक एज तक आते आते प्यारे बच्चों आ चुका है। और न्यूलिथिक एज की अगर हम एविडेंसेस की बात करें तो एविडेंसेस को भी हम थोड़ा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका जो हमारे पास सबसे फेमस और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस है या साइट है वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ पीसीएस में अनंत बार पूछ चुका है, सीएससी में पूछ चुका है। मेहरगढ़ प्यारे बच्चों ये पाकिस्तान में पड़ेगा, बलूचिस्तान में, ठीक है। और मेहरगढ़ से जो हमें एविडेंस मिले हैं वो सीरियल्स के मिले हैं। सीरियल्स मतलब क्या होता है? अनाज के एविडेंसेस मिले हैं। फर्स्ट एविडेंसेस इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो वो हमें कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। तो डेट्स वाई मेहरगढ़ को हम क्या भी बोल देते हैं? ब्रेड बास्केट भी बोल देते हैं। इसको हम ब्रेड बास्केट भी बोल देते हैं। एक चीज और मैं थोड़ी क्लियर कर दूं, होमो सेपियंस के जो एविडेंसेस मिले हैं मॉडर्न ह्यूमन के, वो इंडिया में कहीं से नहीं मिले हैं, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। उसके फॉसिल्स, उसके जो फॉसिल्स हैं वो इंडिया में, उस जीवाश्म जो है वो इंडिया में कहीं से नहीं मिले, वो इंडिया से बाहर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट बोला गया है क्योंकि सबसे पहले एविडेंस अनाज के सीरियल्स के हमें यहाँ से मिले हैं। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों चिरांद एक जगह है बिहार में, चिरांद ये बिहार में पड़ेगा, यहाँ से भी हमें सीरियल्स के एविडेंसेस मिले हैं। तो बात करें इंडिया की तो इंडिया में अनाज के पहले एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले हैं? वो चिरांद से मिले हैं। और बात करें इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं। डेट्स वाई उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रेड बास्केट बोल देते हैं। तो यहाँ फर्स्ट थिंग तो हमारे सामने ये क्लियर हुई कि एग्रीकल्चर आ चुका है, एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन हो चुका है क्योंकि बिना अनाज के एग्रीकल्चर के बिना अनाज होना संभव नहीं है। उसके साथ साथ मीसोलिथिक एज में जो भीमबेटका आदमगढ़ की केव्स मिली हैं वहां से पर्चिंग बर्ड्स के भी एविडेंसेस नहीं मिले थे। पर्चिंग बर्ड्स मतलब दाना चुगने वाली चिड़ियों के एविडेंसेस नहीं थे, जो ये भी शो करता था कि एग्रीकल्चर उस एरा में तो था ही नहीं। एग्रीकल्चर यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, उसका इवोल्यूशन मेहरगढ़ से हमने देखा और चिरांद से हमने देखा, वहां से हो चुका है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों कुछ एविडेंसेस हमें बुर्जा होम से मिलते हैं, जम्मू कश्मीर। बुर्जा होम ये जम्मू कश्मीर में है। और गुफ्र काल से मिलते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और यहां से जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं प्यारे बच्चों, वो एविडेंसेस हमें मिलते हैं अंडरग्राउंड सेटलमेंट के, ठीक है। अंडरग्राउंड सेटलमेंट, अंडरग्राउंड मतलब गढ़ तवासी लोग क्या करते थे? गड्ढा खोदते थे, उसके ऊपर उसको कवर कर देते थे और उसमें रहते थे, तो उसको अंडरग्राउंड सेटलमेंट बोल देते थे। यानी अब व्यक्ति घर बनाने लगा है, आवास बनाने लगा है और परमानेंट सेटलमेंट करने लगा है। मतलब जो घर बना रहे हैं तो घर हम कहाँ बनाते हैं? जहां हम परमानेंट सेटलमेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों सेकेंड एविडेंस हमारे यहाँ परमानेंट सेटलमेंट का भी हमें यहाँ से देखने को मिल चुका है। उसके साथ साथ यहां हम अंडरग्राउंड सेटलमेंट की बात करेंगे। अंडरग्राउंड सेटलमेंट भी यहां देखने को मिल चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ एक एविडेंस और हमें यहां से मिला है बुर्जहम और गुफर काल से कि ये लोग क्या करते थे? पेट को, जो पेट होता है, जो पालतू जानवर होता है, उसको उसके मालिक के साथ दफना देते थे। इसका मतलब ये नहीं कि मालिक मर गया तो पेट को भी मारेंगे और फिर दफनाएंगे, नहीं। मालिक पहले मर चुका है तो जब भी पेट मरेगा उसी जगह पे किसको दफना देंगे? पेट को दफना देंगे। या फिर पेट मर चुका है और जब भी मालिक मरेगा उसको उसी जगह पे क्या कर देंगे? दफना देंगे। तो पेट्स को भी वहां हम क्या करने लगे? बरी करने लगे अलॉन्ग विद ह्यूमन। उसके साथ साथ कुछ एविडेंसेस प्यारे बच्चों हमें उतनूर से मिलते हैं, ये कर्नाटका में है। और कुछ एविडेंसेस हमें पिकली हल से मिलते हैं। पिकली हल ये आंध्र प्रदेश में है। और यहां से क्या एविडेंसेस मिलते हैं? हमें यहां से एविडेंसेस ये मिलते हैं बर्न्ड डंग के, जले हुए गोबर के, यानी गोबर का एक ढेर है और उसको जलाया गया है, उसके कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो एक चीज और ज्यादा हमें यहाँ से क्लियर हो गई है प्यारे बच्चों कि डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स हो रहा है वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डंग का यूज किसी तरह किया जाता है? फर्टिलाइजर की तरह किया जाता है। डोमेस्टिकेशन
ऑफ एनिमल। तो ये उसके लिए किया जा रहा है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों कुछ एविडेंसेस हमें जो यहाँ से मिलते हैं इस रीजन से, वो एविडेंसेस हमें मिलते हैं लोहद नाला से, ये यूपी में है। लोहद नाला से हमें कुछ एविडेंसेस चाक के मिल जाते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा न्यूलिथिक एज की आरंभिक अवस्था में हमें एविडेंसेस कुछ ये मिलते हैं कि ह्यूमन क्या करता है, जो वो बना रहा है वेयर मतलब जो बर्तन बना रहा है वो हाथ से बना रहा था, चाक से नहीं बना रहा था। एक चीज और थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर आ गया है, सीरियल्स आ गए हैं, अनाज, तो अनाज को पकाने के लिए बर्तन भी चाहिए और अनाज को रखने के लिए भी बर्तन चाहिए। तो बिना बर्तन, क्योंकि अनाज आया तो बर्तन भी होना लाजमी है। तो यहाँ थर्ड जो एविडेंस हमारे पास है वो इवोल्यूशन ऑफ वेयर्स मतलब बर्तन आ चुके हैं। और प्यारे बच्चों आरंभ में ये लोग बर्तन हाथ से बनाते थे, जो बहुत ज्यादा फाइन नहीं होते थे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, लेकिन बाद में इन्होंने हम जो बर्तन बनाने स्टार्ट किए वो किससे स्टार्ट कर दिए, चाक से। जो कुम्हार का चाक होता है उससे बर्तन बनाने इन लोग ने स्टार्ट कर दिए। तो कुम्हार का चाक भी इस एरा में हमें देखने को मिला है। तो न्यूलिथिक एज तक आते आते काफी ज्यादा हमारे पास एविडेंसेस आ चुके हैं। और प्यारे बच्चों ह्यूमन हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो चुका है। अब वो क्लाइमेट से लड़ने लगा है, क्लाइमेट के साथ संघर्ष करने लगा है। तो न्यूलिथिक एज की बात करें तो न्यूलिथिक एज में प्यारे बच्चों हमारे सामने जो फर्स्ट एविडेंस और रेवोल्यूशनरी एविडेंस है वो है सीरियल्स का इवोल्यूशन होना। मेहरगढ़ से हमें पहले एविडेंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट से मिले, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट बोलते हैं। और उसके साथ साथ जो हमें न्यूलिथिक एज की बात करेंगे, इसको नवपाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस सेपियंस का भी क्या हो चुका है, इवोल्यूशन हो चुका है। लेकिन उसके फोसिल्स इंडिया से कहीं से नहीं मिलते हैं, और उसका जो स्काल्प है वो लगभग 1200 सीसी टू 2000 सीसी तक है। उसके अलावा हमने देखा बुर्जाहोम और गुफरकाल जम्मू कश्मीर में है, ग्राउंड सेटलमेंट, अंडरग्राउंड सेटलमेंट के एविडेंसेस और परमानेंट सेटलमेंट के एविडेंसेस भी यहाँ से मिले। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों हमने पिगलीहल उतनूर से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को देखा, क्योंकि बर्न्ट जले हुए गोबर के एविडेंसेस मिले। और लोहद नाला से हमने चाक और बर्तन के भी कुछ एविडेंसेस देखे हैं। तो ये कुल मिला के न्यूलिथिक एज का जो हिस्ट्री है वो नट सेल में ये है। और यहाँ से क्वेश्चन काफी बन जाता है। तो मैंने सबसे पहले बताया मेहरगढ़ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट हम यहाँ से है, मेहरगढ़ बहुत ज्यादा। चिरांद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। इसके अलावा और भी साइट है चिरांद के अलावा बिहार में, जैसे चाचर है, सेनुआर है, तारादेव है, ये भी कुछ साइट्स हैं, ठीक है। और पिकलीहल उतनूर भी इससे संबंधित कुछ साइट्स हैं। और भी साइट्स है साउथ में, जैसे ब्रह्मगिरी है, मास्की जहाँ से अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ठीक है, उतनूर है, टी नरसिंहपुर है, इस तरह की कुछ साइट्स और हैं जो हमारे लिए पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती हैं, ठीक है। तो ये न्यूलिथिक एज की हिस्ट्री है। और न्यूलिथिक एज पढ़ने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव होगा, जो नेक्स्ट हमारा एज होगा वो चालकोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल। और इसको ताम्रपाषाण चालकोलिथिक एज इसलिए बोलते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि यहां तक आते आते ह्यूमन ने एक मेटल को डेवलप कर लिया था, जो मेटल क्या है, कॉपर है, और उसको अपने टूल्स में, अपने औजारों में यूज करने लगा है। यानी स्टोन के साथ किस किस के टूल भी चल रहे हैं, कॉपर के टूल भी चल रहे हैं। और इसके काल निर्धारण की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3000 BC से स्टार्ट होता है और लगभग 1850 BC तक जाता है। और प्यारे बच्चों कुछ एजिस की अगर मैं बात करूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डेवलप हो गई उसके बाद काफी ज्यादा रीजन्स में इंडिया में चालकोलिथिक एज आया। और काफी टाइम तक जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो गई, उसके कंटेम्प्रेरी, उसके समकालीन, उसके साथ साथ चालकोलिथिक एज भी इंडिया में चलता रहा। क्योंकि चालकोलिथिक एज, क्योंकि कॉपर मिल गया और उधर से अफगानिस्तान से टिन मिल गया, दोनों को मिला के उन्होंने ब्रोंज बना दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने, तो उसको हमने ब्रोंज सिविलाइजेशन कहना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए चालकोलिथिक एज की बात करेंगे तो यहाँ जो मेजर हमारे पास थिंग है वो क्या है, चालको है, कॉपर है। और उसके जो एविडेंसेस हमें फर्स्ट मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, आहड़ से मिलते हैं, गिलूट से मिलते हैं और गणेश्वर से मिलते हैं। और प्यारे बच्चों ये सारे रीजन कहाँ पे हैं, राजस्थान में है, अलवर के आसपास, जहां से आज भी आप जानते हैं खेतड़ी की माइन है, किसके लिए फेमस है, कॉपर वगैरह के लिए फेमस है, आज भी वहीं से मिल रहा है, उस टाइम पर भी वहीं से मिलता था। और आहर किसके लिए फेमस था, अपने चालकों के लिए बहुत फेमस था, क्योंकि वहां खूब कॉपर मिलता था, बहुत लोग कॉपर का यूज करते थे। तो डेट्स वाई आहर को हम ताम्रबत्ती भी बोल देते हैं। ताम्रबत्ती मतलब तांबे की बस्ती, ताम्रबत्ती मतलब तांबे की बस्ती, यानी सेटलमेंट ऑफ कॉपर। और इसी के लिए हम जो ये चालकोलिथिक एज है, आहर के लिए हम क्या बोल देते हैं, आहर सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एविडेंसेस हमें कहां से मिले,
आहड़ से मिले, तो इसलिए हम इसको आहड़ सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। उसके अलावा चालकोलिथिक एज के कुछ एविडेंसेस हमें मध्य प्रदेश से मिले हैं, मालवा रीजन से, जिसमें एरन है, जिसमें कयाथा है, जिसमें त्रिपुरी है, त्रिपुरी, कयथ, KAYATHA, कयथ, यहां से कुछ एविडेंसेस मिले हैं और ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और क्योंकि एरन से इस एरा के, इस एज के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, तो डेट्स वाई चालकोलिथिक एज को हम एरन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। और उसके अलावा जो और एविडेंसेस हमें चालकोलिथिक एज के मिले हैं वो कहां से मिले हैं? महाराष्ट्र, गुजरात रीजन से मिले, जिसमें इनाम गांव, जिसमें जारबे, जिसमें दायमाबाद, और ये सारे कहां पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। इनाम गांव, जारबे, दायमाबाद, और भी बहुत सारे क्षेत्र इधर हैं। और जारबे से क्योंकि ज्यादा एविडेंसेस इस रीजन से मिले हैं, तो डेट्स वाई हम चालकोलिथिक एज को जारबे कल्चर या फिर जारबे सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चालकोलिथिक एज है, और मोस्टली चालकोलिथिक एज में जो मेन एविडेंस है वो चालको है, इसी के नाम पे इसको चालकोलिथिक एज बोला है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा जो प्री हिस्टोरिक एरा है वो समाप्त होता है। बहुत कम समय में हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों को प्राप्त किया है इस चैप्टर से। और इनकी साइट्स को ध्यान रखना है, जैसे आहर, गिल्लूण, गणेश्वर राजस्थान में, आहर, गिल्लूण, गणेश्वर राजस्थान में, आहर को ताम्रबत्ती बोलते हैं। और ये आहर सिविलाइजेशन इसलिए बोली जाती है क्योंकि आहर से बहुत ज्यादा एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं। मध्य प्रदेश जो मालवा रीजन है, यहाँ से एरन, ERAN, एरन, कयाथा, KAYATHA, कयाथा, एंड त्रिपुरी, यहाँ से बहुत सारा एविडेंसेस मिले हैं। और यहाँ से एरन से ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं, डेट्स वाई इसको एरन सिविलाइजेशन या एरन कल्चर बोल देते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में इनाम गांव, जारबे, दायमाबाद से काफी एविडेंसेस मिले हैं, और जारबे से सबसे ज्यादा मिले हैं इस रीजन से, तो डेट्स वाई इसको जारबे कल्चर या जारबे सिविलाइजेशन भी इसको बोल देते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि प्री हिस्टोरिक एरा में फर्स्ट एरा जो था वो पैलेलिथिक एज था, जिसमें ह्यूमन बहुत ज्यादा नर्चर नहीं कर पाया, ग्रो नहीं कर पाया, और वो क्लाइमेट से नहीं लड़ पाया। उसके बाद मेसोलिथिक एज है, जिसमें ह्यूमन थोड़ा डेवलप हुआ और अब वो क्लाइमेट से उसने लड़ना स्टार्ट कर दिया, जूझना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है,